हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास तक महान्यायवादी वाला आर्टिकल 76 देखा था। उसके आगे का जो हिस्सा है उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, राज्यसभा वाला हिस्सा देखा था, संसद देखा था, संसद के बाद राज्यसभा पढ़ा था, राज्यसभा के बाद अभी जो आज का टॉपिक है वो लोकसभा वाला टॉपिक है। तो लोकसभा के में हम लोग आज देखेंगे लोकसभा को, और उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा देख लिया। उसके बाद पदाधिकारियों को भी मैं बताऊंगा कि लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, उसकी कार्यावधि क्या होती है, उसकी पदावधि क्या होती है, वो त्यागपत्र किसको देता है, उसके बाद लोकसभा उपाध्यक्ष वाला। तो इस सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो लोकसभा वाला टॉपिक है। ठीक, तो लोकसभा देखिए, उसके बाद उसका फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वाले चैप्टर को अपन क्लियर करेंगे। ठीक, तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आर्टिकल 81 लोकसभा। ठीक, लोकसभा को क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। और क्या कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं। निम्न सदन क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्थायी सदन नहीं है। मैंने कल भी बताया था, तो पिछले वाले वीडियो में बताया था मैंने, ये स्थायी सदन नहीं है। प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि में इसका विघटन हो जाता है, इसलिए इसको निम्न सदन कहते हैं। और राज्यसभा स्थायी सदन है, उसका कभी विघटन नहीं होता, इसलिए उसको उच्च सदन कहते हैं। उसी तरीके से इसको जनता का सदन कहते हैं, क्योंकि जनता अपने जो अलग निर्वाचन करके लोगों प्रतिनिधियों को क्या करती है, प्रत्यक्ष निर्वाचन करती है और यहाँ चुन के लाती है प्रतिनिधियों को। तो इसे जनता का सदन कहते हैं। लोकप्रिय सदन भी उसीलिए कहते हैं क्योंकि जनता से डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है लोकसभा सदस्यों का। ठीक है, लोकसभा सांसदों का डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है, वो लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो लोगों से डायरेक्ट जुड़ाव होता है उन लोगों का। ठीक है, और लोग उसके साथ साथ डायरेक्ट जुड़ाव होने के साथ साथ लोग भी उनको क्या करते हैं, सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन कहा गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अस्थायी सदन मैंने बता दिया, और प्रथम सदन भी इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रथमतः अपने सदस्यों को यहाँ पर निर्वाचित करके लाते हैं, इसलिए इसको प्रथम सदन भी कहा गया है। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया, ये क्या क्यों कहते हैं। उसके बाद इसका संरचना देखिए आप। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। ठीक, अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 530 राज्यों से होने चाहिए, 20 यूनियन टेरिटरी से मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 सदस्य मनोनीत होने चाहिए। ये 2 सदस्य मनोनीत को पहले था लेकिन अब खत्म कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन सदस्य, अगर एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व वहाँ न हो तो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को क्या करेगा, राष्ट्रपति जी नोमित करेंगे। ऐसा पहले था लेकिन अभी 2020 में रिसेंटली उसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये केवल इतने ही होने चाहिए। वर्तमान में कितने हैं, 545 सदस्य हैं। 552 मैक्सिमम होने चाहिए, लेकिन अभी कितने, 545 सदस्य हैं। ठीक, 530 राज्य से हैं, 13 यूनियन टेरिटरी से हैं, 2 मनोनीत हैं, लेकिन ये लोग हैं, इनका कार्यकाल अब खत्म होगा तो फिर ये लोग अब दोबारा मनोनीत, ये एंग्लो इंडियन अभी हैं लेकिन ये लोग आगे जो है ये नहीं रहेंगे। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन सदस्य हैं, उनका कार्यकाल ये अलग का समाप्त होगा, उसके बाद फिर आगे एंग्लो इंडियन सदस्य जो रहते हैं वो नहीं रहेंगे। ठीक, अब नहीं मनोनीत किया जाएगा मतलब। तो देखिए, ये हो गया आपका संरचना। अब देखिए सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, लोकसभा सांसदों का निर्वाचन। देखिए, फर्स्ट पास्ट द वोट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द वोट सिस्टम मतलब जो अधिक वोट पाएगा वो लोकसभा सांसद बन जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये फर्स्ट पास्ट द वोट सिस्टम, जो ज़्यादा वोट पाएगा वो सांसद मतलब जीत जाएगा। तो देखिए, इसमें चुनाव कैसे होता है, वोटिंग से होता है। प्रत्यक्ष जनता जो है वो जाके निर्वाचित करती है लोकसभा सांसदों को, और लोकसभा सांसद जीतने के बाद क्या करते हैं, लोकसभा सांसद बन जाते हैं। जो ज़्यादा वोट पाएगा 50% + 1 वो जीत जाएगा। ठीक, प्रत्यक्ष निर्वाचन करवाने के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। देखिए, 2 प्रणाली होती है चुनाव की, एक तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो मैंने राष्ट्रपति वाले में समझाया था, और दूसरा होता है प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली। तो प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली से इसका चुनाव होता है, लोकसभा सांसदों का चुनाव कैसे होता है, प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली से। अब ये प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली क्या होता है, तो परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक जनगणना के बाद। ठीक है, परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है हर जनगणना के बाद, और परिसीमन आयोग जो है वो देखती है, वो क्या बोलते हैं, एनालिसिस करती है कि किस राज्य को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना है। ठीक, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कैसे ये होती है, राज्यसभा सीटों की, तो वो राज्य की जनसंख्या के हिसाब से, जितनी ज़्यादा राज्य की जनसंख्या होगी उतनी जगह राज्यसभा सीट होगी, और जितनी कम राज्य की जनसंख्या होगी उतनी कम राज्यसभा सीट होगी। लेकिन लोकसभा के सीटों का आवंटन वैसे नहीं होता है। लोकसभा की सीटों का आवंटन करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। ये परिसीमन आयोग डिसाइड करती है कि कौन से राज्य को कितनी सीमाओं में और कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना है।
ठीक, तो कैसे डिसाइड करती है, देखिए लोकसभा सीट कैसे डिसाइड होता है कि कहाँ कितना रहेगा। लोकसभा सीट स्थानों की संख्या और राज्य की जनसंख्या, इन दोनों का अनुपात जो रहता है, ठीक है, स्थानों की जनसंख्या और राज्य की जनसंख्या, इन दोनों का अनुपात जो है वो बराबर होना चाहिए सब जगह। ठीक है, स्थानों पे जितने भी स्थान में बांट रहे हैं उसकी संख्या और राज्य की जनसंख्या, ये दोनों का अनुपात सभी में बराबर होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि सभी को बराबर, एक जो सांसद रहता है वो बराबर लोगों को रिप्रेजेंट करे, ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, सबकी ये जो अनुपात है वो सब जगह बराबर करके देखा जाता है इसीलिए। ठीक है, अब ये जो अनुपात बराबर किया जाता है वो उन राज्यों में लागू नहीं होती जिसकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। 60 लाख से कम जनसंख्या वाले लोग वाली स्टेट्स में ये जो है वो अनुपात जो है बराबर रहना जरूरी नहीं है सब जगह का, सभी का। ये लोकसभा सीट ऐसे डिसाइड होती है। और निर्वाचन क्षेत्र की, कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना है किसी भी जगह को, किसी भी राज्य को कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे वहां, उसको डिसाइड करने के लिए क्या होता है, ये अनुपात बराबर होना चाहिए सभी जगह। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या बराबर और डिवाइडेड बाई आवंटित स्थानों की संख्या। मान लो जाए निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या 100 है, 100 लोग हैं वहां पर, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं। ठीक है, इतने होते नहीं तो ज्यादा, लेकिन ये 100 है मान लो जाए। आवंटित स्थानों की संख्या मान लो जाए वहां पर 10 सीट आवंटित की हैं, तो ये 10 धाम कितना होगा, 100। तो ये जो अनुपात है ना, ये अनुपात सभी राज्यों में समान होना चाहिए। ठीक है, ये जो अनुपात निकालेंगे वो सभी राज्यों में क्या होना चाहिए, समान समान होना चाहिए। ठीक, तो ये होता है निर्वाचन क्षेत्र का आवंटन, ऐसे होता है। निर्वाचन क्षेत्र कितने रहेंगे ये, और लोकसभा सीट कितने रहेंगी वो ये अनुपात से डिसाइड होता है। कौन करती है, परिसीमन आयोग करती है। इसलिए करती है क्योंकि प्रतिनिधित्व जो हो एक रूपता हो। प्रतिनिधित्व है, एक सांसद जो है वो समान लोगों का प्रतिनिधित्व करे। भारत में एक सांसद 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब कि एक सांसद के पीछे, ठीक है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पीछे 10 लाख लोग हैं। मतलब 10 लाख लोगों के को रिप्रेजेंट करने वाला एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, तो ठीक है, एक सांसद 10 लाख जनता को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, अर्हता क्या होनी चाहिए, तो भारत का नागरिक हो, ये वो राज्यसभा सदस्य के समान ही है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ एक केवल वर्ष का अंतर है। भारत का नागरिक हो, मानसिक रोगी ना हो, पागल ना हो, लाभ के पद पर ना हो, और चौथा क्या है, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर। राज्यसभा में क्या देखा था हमने, 30 वर्ष की आयु, मिनिमम 30 वर्ष, क्योंकि उसको वरिष्ठों का सदन कहते हैं। ठीक, ये 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा में। ठीक है, 25 वर्ष होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। एक ही अंतर है, बाकी सब सेम है। अब देखिए लोकसभा सीटों का आवंटन है ना, मतलब वर्तमान में जितनी लोकसभा सीटें आवंटित की गई हैं सबको, ठीक है, हर स्टेट को जितनी भी लोकसभा सीटें आवंटित की गई हैं उनको 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 2026 तक बढ़ा दिया गया, 2026 तक सेचुरेट कर दिया गया है। देखिए क्या होता है कि इसको हर बार जनगणना होती है, हर 10 साल में जनगणना होती है, तो जनगणना के आधार पर इसको बदला जाएगा क्या, ये अनुपात को, या कितनी लोकसभा सीटें बदला जाता है क्या, नहीं बदला जाता है। ठीक है, इसलिए नहीं बदला जाता है कि पहले तो हर 10 साल में अगर बदलेंगे, हर जनगणना में अगर बदलेंगे तो संसद भवन छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, इसमें खर्चा भी बहुत आता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या किया गया है कि 2001 के द्वारा जब 84वां संविधान संशोधन किया गया, 2001 तक 2026 तक क्या किया जाएगा, ये जो जितनी भी लोकसभा सीटें जितने राज्यों को आवंटित हैं, ठीक है, जितनी भी लोकसभा सीटें जितने राज्यों में हैं वो उतनी ही रहेंगी, उनको ना बढ़ाया जाएगा ना ही उनको घटाया जाएगा। कब तक, 2026 तक। कब बोला गया, 84वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा ये बोला गया। अब ये बोला गया था जब 84वां संविधान संशोधन हुआ था, तो ये जनगणना का रेफरेंस कब माना जाएगा, 1991 की जनगणना के आधार पर 2026 तक ये फिक्स रहेगा। ठीक है, उसके बाद 2026 में बढ़ाया या घटाया जाएगा, 2026 में बढ़ाया जाएगा। इसलिए देखिए आज भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो चल रहा है, जो संसद में संसद भवन नया बन रहा है, राजपथ नया बन रहा है, उसके अतिरिक्त तो वहाँ पर का जो पूरा एरिया डेवलप हो रहा है, 19,000 करोड़ रुपए वहाँ पर खर्च किया जा रहा है। ठीक है, तो वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक उद्देश्य ये भी है कि संसद भवन जो रहेगा 2026 में जब सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो संसद में बैठने के लिए जगह कम रहेगा, क्योंकि वो पुराने सांसदों के संख्या के हिसाब से ये इस हिसाब से बना हुआ है। ठीक है, तो वो कम पड़ जाएगा, इसलिए उसको क्या किया जा रहा है, संसद को नया बनाया जा रहा है, संसद भवन को। ठीक, तो ये याद रखिएगा। लेकिन 87वां संविधान संशोधन फिर किया गया
और 87वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोला गया कि जब 2026 में हम लोग जब सांसदों की संख्या को बढ़ाएंगे, ठीक है, जो निर्वाचन क्षेत्रों का फिर से परिसीमन किया जाएगा, तो 2026 में क्या किया जाएगा, जनगणना का आधार कब माना जाएगा, किस जनगणना को माना जाएगा, तो 2001 की जनगणना को आधार मान के किया जाएगा। याद रखिए 2011 और उसके बाद 2021 में भी अभी जनगणना होने वाली थी, अभी कोरोना के कारण पोस्टपोन हो गई है, होगी अभी जनगणना। इस जनगणना को आधार नहीं माना जाएगा, 2001 की जनगणना को आधार माना जाएगा और उस जनगणना के हिसाब से 2026 में सीटों का आवंटन किया जाएगा। ये कहा गया है 87वां संविधान संशोधन से। 84वां संविधान संशोधन में केवल 2026 तक सेचुरेट किया गया था, लेकिन इसमें बोला गया था कि जनगणना का आधार 1991 होगा। 87वां संविधान संशोधन 2003 में जनगणना के आधार को 2001 कर दिया गया है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है ये। ठीक, लोकसभा की अवधि क्या होती है, राज्यसभा की कितनी अवधि होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा की कोई अवधि नहीं होती है, लेकिन राज्यसभा सदस्यों की अवधि कितनी होती है, 6 साल की होती है। याद रखिएगा। उसी तरीके से लोकसभा की अवधि, लोकसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष के दौरान क्या 5 वर्ष के बाद विघटित हो जाती है, राष्ट्रपति लोकसभा का भंग कर देता है और उसके बाद पुनः चुनाव होता है और पुनः फिर नई लोकसभा बैठती है, नए सांसद आते हैं, नई सरकार गठन होता है। तो लोकसभा की अवधि कितनी होती है बोलेगा तो 5 वर्ष का होता है। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक से, ये भी याद रखिएगा, जब ये अवधि 5 वर्ष की गणना कहाँ से की जाती है, तो जब लोकसभा गठित हो जाएगी तो जो पहली बैठक होगी, पहला सत्र होगा, 3 सत्र होता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र। तो पहला सत्र जब होगा बजट सत्र, तो जब भी पहला सत्र होगा तो पहला सत्र की पहली बैठक से, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक से उसके जो साल को है वो काउंट किया जाता है। ठीक है, 5 वर्ष तक काउंट किया जाएगा। अब 5 वर्ष के पहले भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। विश्वास मत अगर खो दिया कि लोकसभा में किसी दल ने, जो बहुमत दल का नेता, बहुमत दल जो होता है, जब तक बहुमत है लोकसभा में तब तक सरकार रहती है। बहुमत खो दिया अगर सरकार ने, तो क्या होगा कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, लोकसभा को भंग कर देंगे, अगर विश्वास मत खो दिया तब। ठीक, उसके अतिरिक्त आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि 1 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है। मैंने बताया था राष्ट्रीय आपातकाल में ये प्रावधान है कि 1 माह तक के लिए, 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, उसके बाद फिर से 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसी 1 साल करके कितने भी साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर कहीं आज के डेट में लोकसभा की अवधि 1 साल बढ़ाया गया और 1 माह के बाद आपातकाल समाप्त हो जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो जिस दिन समाप्त हुआ है उसके 6 माह के भीतर तक उसको खत्म करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो जाए आज 7 जुलाई है, 7 जुलाई से क्या किया गया, 7 जुलाई 2021 से 7 जुलाई 2022 तक बढ़ाया गया लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल तक के लिए। लेकिन मान जाए 7 अगस्त को क्या हुआ कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो गया, तो 7 अगस्त से लेके 6 माह तक वो जो रहेगा, वो 6 माह तक ही लोकसभा की अवधि बढ़ेगी। उसके बाद वो लोकसभा ऑलरेडी भंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर से चुनाव करवाना पड़ेगा। मतलब भंग होने के ज़्यादा दिन तक, मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होगा उसका केवल 6 माह तक उसको जारी रहता है। ये जो बढ़ाया गया है वो पूरा 1 साल तक जारी नहीं रहेगा। ठीक, तो इस चीज़ को समझिए। आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि 1 माह तक के लिए 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, परंतु आपातकाल की समाप्ति तक 6 माह तक ही जारी रहेगा। ठीक, ये भी समझिए। उसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति और जनजाति सीटों का आरक्षण, देखिए ST SC लोगों को भी आरक्षण दिया गया है ना, तो वो किस तरीके से दिया जाता है, ये जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है उन लोगों को। किसके अनुपात में, जनसंख्या के। जितनी जनसंख्या ST की है उतना प्रतिशत आरक्षण ST को, जितनी प्रतिशत जनसंख्या SC की उतना प्रतिशत में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए था ये। ठीक है, इसको 10 वर्ष के लिए ही लाया गया था। जब भीमराव अम्बेडकर ने इनका प्रावधान करवाया था तो 10 वर्ष के लिए किया गया था, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए इसको धीरे धीरे करके बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, 10 साल तक बढ़ाया गया। 1960 तक किया गया था, फिर से तत्कालीन सरकार ने वोट बैंक के लिए बढ़ा दिया। उसके बाद से फिर से क्या करती है सरकारें, क्या करती है, अपना वोट बैंक बचाने के लिए क्या करती है, इसको बढ़ाती जाती हैं। तो हमेशा के लिए नहीं किया गया था। ये जो अनुसूचित जाति जनजाति सीटों का आरक्षण दिया गया था, वो उनको क्या किया गया था, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किया गया था। ठीक है, उनको क्या किया, रिजर्व कर दिया जाए, ताकि वो पिछड़े हुए हैं, पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं, तो वो मुख्य धारा से जुड़ जाएं। इस वजह से इसको किया गया था, लेकिन 10-10 साल के लिए किया गया था। 10 साल में लोग जुड़ जाएंगे करके, लेकिन इसको 10 साल करके अभी तक बढ़ाते आ रहे हैं। 95वां संविधान संशोधन से ये बोला गया कि 2009 तक ये रहेगा। ठीक है, 2009 के बाद नहीं रहेगा करके, लेकिन 2009 को 2020 तक बढ़ाया गया और 2020 में अभी फिलहाल 2020 में इसका चुनाव हुआ, 2020 में फिर से 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, तो अब ये 2030 तक हो गया है। ठीक,
तो ये 10-10 साल के लिए बढ़ाया जाता है, जब फिर से संविधान संशोधन करके फिर से बढ़ा सकते हैं उसको। अब तत्कालीन सरकार जितनी भी आई है वो सब 10-10 साल के लिए बढ़ाती गई है इसको, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति और जनजातियों का आरक्षण कैसे रहता है। निर्हरता, देखिए हम लोगों ने अर्हता देख लिया है, निर्हरता, निर्हरता का मतलब क्या होता है, किस किस कंडीशन में लोकसभा सांसद नहीं निर्वाचित हो पाएंगे, ठीक है, कब कब क्या क्या उनके निर्वाचन के लिए बीच में, ठीक है, दिक्कत होगा। तो निर्हरता का मतलब किस किस कंडीशन में क्या होगा, निर्वाचित नहीं हो पाएंगे। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा इसको क्या किया गया है, निर्हरता को बताया गया है। पहला, चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत अगर दोषी पाया गया है, ठीक है, भ्रष्टाचार करते हुए चुनाव में क्या किया गया है, दोषी पाया गया है, तो वो सांसद पद के लिए अर्ह नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होगा। इसके अलावा किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई है, ठीक है, इसको याद रखिएगा अच्छे से, ये पूछता है 2 वर्ष से ज़्यादा की अगर किसी को सजा हो गई है आपराधिक मामलों में, 2 वर्ष से कम की हुई तब तो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन 2 वर्ष से ज़्यादा की हुई तो वो चुनाव फिर नहीं लड़ सकता है, अगर 2 आपराधिक मामलों में 2 साल से ज़्यादा की अगर कहीं उसको सजा हुई हो तो। इसके अतिरिक्त निर्धारित समय से अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में अगर असफल रहा हो, देखिए चुनाव होने के बाद चुनावी खर्च का ब्यौरा देना पड़ता है कि आपने, वो फिक्स रहता है, ठीक है, कि 21 लाख या 27 लाख रुपए ऐसा कुछ रहता है कि आप इतने ही आप पैसा आप लोग खर्चा कर सकते हो करके, तो वो चुनाव में आप पैसा कहाँ कहाँ खर्चा की, इसका ब्यौरा चुनाव आयोग को क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। वो इसकी एक फिक्स्ड अवधि रहती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, 1 महीना 2 महीना रहता है, उसके भीतर क्या करना पड़ता है, उसको पूरा जो खर्च का ब्यौरा देना पड़ता है। अगर ब्यौरा नहीं दिए तो उसका निर्वाचन को कैंसिल कर देंगे, लोकसभा सांसद वो निर्वाचित होने का उम्मीदवार नहीं रहेगा, उम्मीदवार नहीं बन पाएगा, ठीक है। देखिए और देखिए निर्हर घोषित हो जाएगा, या फिर छुआछूत, दहेज, सती प्रथा जैसे सार्वजनिक अपराधों के प्रचार प्रसार में अगर संलिप्त पाया गया हो, जो कुरीतियां हैं, सामाजिक कुरीतियां, छुआछूत है, दहेज है, सती प्रथा है, इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देते हुए अगर कोई पाया गया है तो वो लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ने के लिए निर्हर रहेगा, ठीक है, ये याद रखिए। और उसके अतिरिक्त ये जो निर्हरता का निर्णय है वो राष्ट्रपति लेते हैं चुनाव आयोग की सलाह पर, और राष्ट्रपति के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज भी नहीं दिया जा सकता, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो निर्हरता का फैसला लेते हैं वो राष्ट्रपति लेते हैं चुनाव आयोग की सलाह पर, कि ये जो है वो सदस्य निर्हर है, इसके निर्वाचन को कैंसिल किया जाए करके। ये निर्णय कौन लेता है, राष्ट्रपति, किसकी सलाह पर, निर्वाचन आयोग की सलाह पर, और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो आज हम लोगों ने लोकसभा वाला, आई होप आप सबको समझ में आएगा, लोकसभा वाला पार्ट देखा है। इससे आगे जब हम लोग आएंगे तो लोकसभा के पदाधिकारियों को देखेंगे, जो अध्यक्ष रहते हैं, उपाध्यक्ष रहते हैं, उसके अतिरिक्त प्रोटेम स्पीकर रहते हैं, ये सब वाला पार्ट जो है हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे। राज्यसभा के तो सभापति और उपसभापति को क्या कर हम लोग कवर कर चुके हैं, क्योंकि सभापति कौन होते हैं, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति रहते हैं। उपसभापति को मैंने उसी के समय बता दिया था, तो उपसभापति में कुछ खास रहता नहीं है, ठीक है, तो उस समय मैंने डिस्कस कर दिया था, वो वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। सभापति और उपसभापति को मैंने बता दिए राज्यसभा के। हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उसके कार्य क्या क्या रहते हैं वो सब हम लोग आगे एक वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।